students, my name is Bhupender Singh, your physics lecturer. ओके, अब अपन बात करते हैं फिजिक्स की। इंट्रोड्यूस कर होते हैं फिजिक्स से। आप लोगों को सभी को पता है और सब जानते भी हो कि आज पूरे इस विश्व में एक कोरोना एक वैश्विक महामारी चल रही है। इस कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए पूरे शिक्षा जगत में सन्नाटा पसरा हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं वो अपने स्तर पर बच्चों से कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए अपने स्तर पर बहुत अच्छे प्रयास कर रही है। इसी के मद्देनज़र रखते हुए हम भी ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ऑनलाइन क्लासेज में बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर और बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की ऑनलाइन क्लासेज की शुरुआत करेंगे। आज की इस क्लास में अपन बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की फर्स्ट क्लास लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेकेंड ईयर में कितने पेपर चलते हैं अपने फिजिक्स के। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर से प्रमोट होकर के आप लोग आए हो सेकेंड ईयर में। राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसार सभी को प्रमोट किया जा चुका है। तो अपन स्टार्ट करते हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में 3 पेपर चलते हैं अपने फिजिक्स के। 3 पेपर फिजिक्स के होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है आपका थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स का अपने पास फर्स्ट पेपर चलता है। और सेकंड, इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं ऊष्मागतिकी या सांख्यिकी भौतिकी या सांख्यिकी एवं ऊष्मागतिकी का फर्स्ट पेपर होता है। सेकंड पेपर चलता है अपने पास मैथमेटिकल एंड स्पेशियल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशियल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का अपने पास सेकंड पेपर चलता है। और थर्ड पेपर चलता है अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। थर्ड पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं ठोस अवस्था भौतिकी। एंड जो सेकंड पेपर है अपना वो मैथमेटिकल एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि गणितीय एवं आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। और फर्स्ट पेपर है ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकी। ये तीनों पेपर आपके बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में चलते हैं। फर्स्ट पेपर है थर्मो का, सेकंड पेपर है मैथमेटिकल का और थर्ड पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स का। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों तीनों पेपर अलग अलग मार्क्स के हैं। इसका मैक्सिमम मार्क्स होता है, फर्स्ट पेपर का होता है 35 नंबर का, 33 मार्क्स होते हैं। सेकंड पेपर भी 33 मार्क्स का होता है। एंड जो थर्ड पेपर होता है वो आपके 34 मार्क्स के होते हैं। टोटल मिलाकर के आपको 100 नंबर के तीनों फिजिक्स के पेपर होते हैं। 100 नंबर के आपका तीनों फिजिक्स के पेपर होते हैं। अब होती है कि इसमें पासिंग मार्क्स मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए। फर्स्ट पेपर में आपको पासिंग मार्क्स लाने के लिए 12 नंबर चाहिए होते हैं। सेकंड पेपर में भी आपको 12 नंबर चाहिए होते हैं मिनिमम मार्क्स। और थर्ड पेपर में भी 12 नंबर ही आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होने होते हैं। यानी कि टोटल मिलाकर के 36 नंबर आपको लाने होते हैं। कितने में से 100 में से आपको 36 पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। आपका एक फोर्थ पेपर और लगता है। फोर्थ पेपर जिसको बोलते हैं अपन प्रैक्टिकल प्रायोगिक
जो आपके 50 नंबर का होता है, कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का होता है, जिसमें से मिनिमम पासिंग मार्क्स अपने को 80 नंबर लाने होते हैं। यह आपका बीएससी पार्ट सेकंड ईयर का एग्जामिनेशन शेड्यूल था कि फर्स्ट पेपर 33 मार्क्स का, सेकंड पेपर 33 मार्क्स का एंड थर्ड पेपर आपके 34 मार्क्स का होता है। टोटल 100 नंबर के होते हैं, जिसमें से आपको 36 मिनिमम मार्क्स अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर 12 नंबर से आपके कम मार्क्स आते हैं तो वो आपका पेपर बैंक एग्जाम कहलाएगा। ओके, यह अपना सेकेंड ईयर के फिजिक्स का पेपर का बारे में जानकारी थी, बेसिक जानकारी थी। अपन अब स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर की फर्स्ट पेपर अपन स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट पेपर में फर्स्ट यूनिट अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पेपर की जो फर्स्ट यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट में स्टार्ट कर रहा हूं। यूनिट फर्स्ट, देखो यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ऊष्मागतिकी से ही रिलेटेड है ये पूरा का पूरा चैप्टर। तो ऊष्मागतिकी में भी वैसे अब 4 नियम दिए थे। पहला नियम दिया था ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, सेकंड दिया था प्रथम नियम, थर्ड था द्वितीय नियम और फोर्थ दिया था ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। यहाँ पे अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रथम नियम से। शून्य नियम भी कर सकते हैं लेकिन इसको अपन थोड़ा बाद में देखेंगे, छोटा सा है। क्योंकि प्रथम नियम मैं इस वजह से स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं आगे टॉपिक करवाऊंगा, उस टॉपिक में फर्स्ट रूल का, फर्स्ट नियम का वहाँ पे उपयोग होगा। इस वजह से यहाँ पे मैं फर्स्ट रूल को यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी का पहला नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, देखो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम देखना बच्चों, मैं जो बोल रहा हूं उसको आपको ध्यान से सुनना है, एकाग्रता के साथ में सुनना है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको यही पे सब कुछ आना चाहिए, यही पे सब कुछ याद होने की पूरी मैं कोशिश करता रहूंगा और करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। मैं जो बोल रहा हूं उन वर्डों को, उन शब्दों को आप ध्यान से सुना, पूरी एकाग्रता के साथ सुना। पहला नियम है कि इस नियम के अनुसार ना तो ऊष्मा को उत्पन्न किया जा सकता है, इस नियम के अनुसार ना तो ऊष्मा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊष्मा को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुना कि ना तो ऊष्मा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊष्मा को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊष्मा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अपने कोयला होता है, कोयले में रासायनिक ऊर्जा होती है, ध्यान रखना, कोयले में रासायनिक ऊर्जा होती है। जब कोयले को जलाया जाता है तो वह उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ऊर्जा को ना तो नष्ट कर रहे हैं ना उत्पन्न कर रहे हैं, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा से वह उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। इसी प्रकार पेट्रोल होता है, पेट्रोल को भी जब जलाया जाता है तो वह रासायनिक ऊर्जा से उसमें ईंधन में परिवर्तित हो जाता है। ओके, ये इसके एग्जाम्पल थे। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है, वह प्रथम नियम होता है कि Q इक्वल्स टू होता है W, या कह सकते हैं कि डेल्टा U प्लस का क्या होता है, W होता है। यह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है। देखिए स्टूडेंट्स,
यहाँ पे प्लस के W की जगह माइनस का W भी होता है, वो डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर कि प्लस का W लेना है या माइनस का W लेना है। देखो मैं बता देता हूँ, जब सिस्टम पर कार्य किया जाता है तो W माइनस का आता है, और सिस्टम के द्वारा जब सिस्टम पे के ऊपर यानी कि सिस्टम पे कार्य किया जाता है तो यहाँ पे W प्लस का आता है, और जब सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है तो वहाँ पे W क्या आता है, नेगेटिव आता है। ये सारी चीजें आपके न्यूमेरिकल्स में काम में आएगी कि क्या सिस्टम के ऊपर कार्य कर रहा है या सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, ये आपके न्यूमेरिकल्स पे डिपेंड करता है। न्यूमेरिकल्स में ये चीज ध्यान रखने की होती है, ठीक है। तो ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है, Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस का W होता है। लेकिन यह नियम के अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं कि सिस्टम के ऊपर ले तो सिस्टम के द्वारा मैं कह सकता हूँ, इसको साइड में रख देता हूँ, Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस का W। ओके ओके, अगर मैं कहूँ कि यदि किसी निकाय को, ठीक है, यदि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा क्या हो, डेल्टा Q हो, ऊष्मा दे रहा हूं मैं निकाय को, यदि किसी सिस्टम या किसी निकाय को दी गई ऊष्मा क्या हो, W हो, और निकाय के द्वारा किया गया कार्य W डेल्टा W हो, निकाय की दी गई ऊष्मा डेल्टा Q, निकाय के द्वारा किया गया कार्य डेल्टा W, तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में निम्न प्रकार का संबंध होता है। यह संबंध होता है कि डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा W प्लस का du होता है यदि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा डेल्टा Q, निकाय के द्वारा किया गया कार्य डेल्टा W और निकाय की आंतरिक ऊर्जा du में निम्न प्रकार का संबंध होता है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये वाला डेल्टा है और यहाँ पे भी इसको डेल से डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो इसका यह मतलब होता है कि चेंज इन हीट, हीट यानी Q को रिप्रेजेंट करते हैं हीट को ऊष्मा से, इसका मतलब होता है कि ऊष्मा में परिवर्तन, इसका मतलब होता है कि आंतरिक ऊर्जा में थोड़ा परिवर्तन, ठीक है, इसका मतलब होता है पूरा परिवर्तन यानी कि ऊष्मा में परिवर्तन। और U यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को सॉरी आंतरिक ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है, जिसका मतलब होता है कि थोड़ा परिवर्तन यानी कि इससे थोड़ा परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। तो अपन कह सकते हैं कि जब चक्रीय प्रक्रम में, कह सकते हैं कि चक्रीय प्रक्रम में, या अपन कहें कि U जब स्ट्रेट फॉर्म में होता है, ध्यान रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब U स्ट्रेट फॉर्म में होता है, U स्ट्रेट फॉर्म जब या स्ट्रेट फंक्शन में होता है तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल एनर्जी का मान क्या होता है, 0 होता है। स्ट्रेट फंक्शन में U होगा तो इंटरनल एनर्जी का मान क्या होगा, 0 होगा। U अगर चक्रीय प्रक्रम में भी होता है, U अगर इंटरनल एनर्जी चक्रीय प्रोसेस में हो, U अगर चक्रीय प्रक्रम में हो तो भी U का मान क्या होता है, 0 होता है। Q और W स्ट्रेट फॉर्म में 0 नहीं होते हैं। तो अपन यहाँ पे कहते हैं कि जब du इक्वल्स टू क्या हो, 0 हो और निकाय के द्वारा किया गया कार्य डेल्टा W हो और ऊष्मा क्या हो, dq हो, तो यह नाम एक फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले की सहायता से अपन कह सकते हैं कि निकाय को जितनी ऊष्मा दी जाती है उतनी ऊष्मा को वह कार्य में परिवर्तित कर देता है। यह अपना सेकंड इक्वेशन नंबर 2 देखना स्टूडेंट्स। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का नाम सुनते ही आपको ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली। मैं कहूंगा कि आगे वाले इक्वेशन में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, ठीक है ना, तो वी कैन यूज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस का डेल्टा W प्लस का क्या हो जाएगा, du हो जाएगा। यह आपके याद आना चाहिए, यह आपको याद होना चाहिए कि डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा W प्लस का du। आपको होगा कि सर इसमें डेल्टा W ले रहा है, लेकिन आपने बताया कि Q इक्वल्स टू du प्लस के W वाले दोनों चीजें सेम हैं, कोई अंतर नहीं है ज़्यादा इसमें। बस इसमें है कि
हीट चेंज इन हीट में जो परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे वर्क में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है और ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। बस ये मतलब होता है इसका। या तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा W प्लस का du। और इक्वेशन नंबर 2 की सहायता से अपन यह कह सकते हैं कि जितनी ऊष्मा किसी निकाय को दी जाती है वह पूरी ऊष्मा को पूर्ण कार्य में परिवर्तित कर देता है। ये था अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कि ना तो ऊष्मा को नष्ट किया जा सकता है और ना ही ऊष्मा को उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि ऊष्मा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना ही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहा जाता है। ये था अपना फर्स्ट लॉ। ओके, फर्स्ट लॉ पे आगे काम आएगा, ध्यान रखना ये वाला इक्वेशन काम आएगी आपकी कि डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा W प्लस का du, याद रखना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक आता है हीट इंजन, ऊष्मा इंजन। ऊष्मा इंजन से बोलते हैं हीट इंजन। ओके, इसे बोलते हैं हीट इंजन, ऊष्मा इंजन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखो आपके एग्जाम में या तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पुट होता है या फिर कार्नोट साइकिल से 101% क्वेश्चन पुट होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, और आपको कुछ कमी कुछ गलती लगती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम उसको सुधार जा सके। ओके, ऊष्मा इंजन पे ध्यान रखना बच्चों कि इसके 3 पार्ट होते हैं। इसकी जो वर्किंग होती है वही आगे वाले टॉपिक आएगा कार्नोट साइकिल में, उससे मिलती जुलती होती है। और इसके जितने पार्ट होते हैं, ऊष्मा इंजन के 3 पार्ट होते हैं, उन तीनों पार्टों की जो वर्किंग होती है, वो क्रियाविधि होती है, वो एज इट इज कार्नोट साइकिल में होती है। तो आपको ये ध्यान रखना, यहाँ से बहुत ही अच्छे से समझना होगा, बहुत ध्यान से इधर देखना पड़ेगा आपको। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको यहीं पे याद हो। ठीक है, यह टॉपिक आपको अभी क्लियर हो। ओके, तो देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं ऊष्मा इंजन। देखो ऊष्मा इंजन, ठीक, इसकी सबसे बड़ी बात मैं करने जा रहा हूं तो यह होता है कि ऊष्मा इंजन एक ऐसी युक्ति होती है, ऊष्मा इंजन एक ऐसी युक्ति होती है जो ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित कर देती है। ऊष्मा इंजन एक ऐसी युक्ति होती है जो ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित कर देता है, जो ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित कर देता है। इस देखना, ऊष्मा एक ऐसी युक्ति होती है जो ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित कर देता है। अब ध्यान रखना कि ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करने के लिए, ध्यान रखना ये चीज कि ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करने के लिए, ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा स्रोत का होना, आवश्यक, ऊष्मा स्रोत का होना आवश्यक होता है। ध्यान रखना, आवश्यक, ऊष्मा स्रोत का आवश्यक
आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, सबसे पहला टॉपिक है इसका, फर्स्ट पॉइंट है इसका ऊष्मा इंजन में कि ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित कर देता है या बदल देता है, कि इस युक्ति के द्वारा ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। और ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा स्रोत का होना बहुत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे मैं कहूं कि अरे ऊष्मा स्रोत कहां से प्राप्त कर, ऊष्मा से कहां से प्राप्त करोगे आप, ऊष्मा स्रोत से प्राप्त करोगे। तो ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में कन्वर्ट करने के लिए अपने को ऊष्मा स्रोत का होना आवश्यक होता है। अरे मैं इस पेन का खाली पेन का क्या करूंगा, जब मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड ही नहीं होगा तो इसका लेकर मैं क्या करूंगा। और पेंसिल भी है, अपने पास पेन भी है, इसमें इंक नहीं होगी तो इसका क्या काम होगा, कुछ ही काम नहीं होगा। तो यही कह रहे हैं कि ऊष्मा इंजन में कि ऊष्मा को कार्य में कन्वर्ट करने के लिए या ऊष्मा स्रोत का होना अत्यंत आवश्यक होता है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, ध्यान रखना। एक टॉपिक और आएगा, अरे भाई साहब ऊष्मा स्रोत, ठीक है। अरे ऊष्मा स्रोत के आगे एक ऊष्मा सिंक और आता है, ऊष्मा स्रोत के साथ साथ एक ऊष्मा आगे आएगा, वो अच्छे से आगे आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि लेकिन सबसे पहले ये काम की है कि ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है ऊष्मा इंजन के द्वारा, और तभी परिवर्तित किया जा सकता है जबकि उसमें ऊष्मा स्रोत आवश्यक हो, ऊष्मा स्रोत उपस्थित हो। अब देखते हैं आगे कि इसके तीन भागों में इसके ऊष्मा इंजन के तीन भाग होते हैं या तीन भागों में बांटा गया है। कितने भाग होते हैं इसके, तीन भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं इसके ऊष्मा इंजन के तीन भाग होते हैं। सबसे पहला होता है ऊष्मा स्रोत, सबसे पहला होता है ऊष्मा स्रोत। सेकंड वाला होता है इसका यांत्रिक कार्य, यांत्रिक कार्य एवं कार्यकारी पदार्थ, यांत्रिक कार्य एवं कार्यकारी पदार्थ। एंड थर्ड इसका पार्ट होता है, वो होता है ऊष्मा सिंक। क्या होता है, ऊष्मा सिंक। इसके बोलते हैं हीट सोर्स, मैकेनिकल वर्क, ठीक है, और इसको बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस, और इसको बोलते हैं हीट सिंक के नाम से इसको इंग्लिश में जाना जाता है। ओके, आगे अपन बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे ऊष्मा स्रोत की, ध्यान से सुना। ऊष्मा स्रोत की जो वर्किंग होती है वह वर्किंग आगे वाला एक टॉपिक आएगा कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में भी ऐसी की ऐसी सेम वर्किंग होगी। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूं ऊष्मा स्रोत। क्या ले रहा हूं, ऊष्मा स्रोत, ऊष्मा स्रोत। ओके, ध्यान से सुना इस वाले पार्ट को। ऊष्मा स्रोत, ऊष्मा स्रोत सबसे पहली बात है इसकी कि यह एक ऊष्मा भंडार होता है। यह एक ऊष्मा का भंडार होता है। सबसे पहली बात है इसकी ऊष्मा स्रोत की कि यह एक ऊष्मा का भंडार होता है, और जिसका ताप उच्च रखा जाता है, उच्च रखा जाता है। बस इसका फर्स्ट पॉइंट है ये कि यह एक ऊष्मा भंडार होता है
और जिसका ताप उच्च रखा जाता है। अरे ऊष्मा भंडार का मतलब जानते हो क्या? ऊष्मा में एकत्रित करने की क्षमता बहुत होती है, इसमें बहुत की जा सकती है कि ऊष्मा स्रोत में ऊष्मा को बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित किया जा सकता है या बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित करने की इसमें क्षमता पाई जाती है ऊष्मा स्रोत में। और यह जिससे ही पता लगा कि यह एक ऊष्मा भंडार होता है और जिसका ताप उच्च रखा जाता है। सेकंड बात होती है इसकी, सेकंड बात है इसकी कि यह या कह सकते हैं इसकी ऊष्माधारिता, इसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है, इसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है। ताकि ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा है कि इसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है ताकि इसमें से कुछ ऊष्मा लेने पर भी, इसमें से ऊष्माधारिता में से, ताकि इसमें से कुछ ऊष्मा लेने पर भी इसका ताप नियत बना रहता है। इसकी यही खासियत होती है वैसे कि यदि इसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है या इसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है ताकि कुछ ऊष्मा लेने पर भी ताप नियत बना रहता है। इसके दो ही टॉपिक है और दो ही टॉपिक आपको करने हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना इसमें। कि फर्स्ट पॉइंट होता है ऊष्मा स्रोत का कि यह एक ऊष्मा भंडार होता है और जिसका ताप उच्च रखा जाता है। सेकंड टॉपिक है कि इसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है ताकि कुछ ऊष्मा लेने पर भी ताप नियत बना रहता है। इसकी ऊष्माधारिता यानी कि ऊष्मा को धारण करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें से कुछ ताप अगर मैं ले लूँ, ठीक है, कुछ ऊष्मा इसमें से अगर निकाल भी ले तो इसका ताप नियत बना रहता है, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। और एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, अरे कुआं होता है, पानी का कुआं होता है ना, पानी के कुएं में से आप लोग एक गिलास अगर पानी का निकालते हो तो उसमें कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या, उसमें कुछ परिवर्तन आएगा क्या? हमको नहीं लगेगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, ना तो वो कम, ऐसा नहीं लगेगा कि कुएं भाई साहब आधा हो गया, है ना, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस यही है कि ऊष्मा स्रोत इसकी धारिता अनंत होती है ताकि कुछ ऊष्मा लेने पर भी इसका ताप नियत बना रहता है। यह दो टॉपिक हैं इसके ऊष्माधारिता में, ये दो पॉइंट है, आपको याद हो चुके होंगे, ठीक है। याद नहीं हुए हो तो अभी याद कर लेना आप लोग प्लीज, ठीक है, ओके। आगे चलें, आगे चलते हैं अपन इसके सेकंड पार्ट में, सेकंड कार्य की अपन इसकी बात करते हैं। सेकंड वाला पॉइंट है इसका यांत्रिक कार्य, इसका पार्ट है मैकेनिकल वर्क, यांत्रिक कार्य। मैं पहले यांत्रिक कार्य बता देता हूँ इसका क्या होता है। अरे कार्यकारी पदार्थ तो 3 वर्ड के हैं, सिर्फ कौन कौन से इसमें सब्सटेंस लिए जाते हैं, बस फाइनली जो लास्ट में अपन बता देंगे इसको कार्यकारी पदार्थ। मैं है कि इसका वर्किंग किस प्रकार से होती है इसकी, ठीक है। बात करते हैं ये यांत्रिक कार्य, ऊष्मा इंजन का वर्किंग, ठीक है। देखो इसमें कुछ नहीं होता कि इसमें एक पिस्टन युक्त, फर्स्ट पॉइंट है पिस्टन युक्त खोखला सिलेंडर होता है। ध्यान रखना, यांत्रिक कार्य में इसमें एक पिस्टन युक्त खोखला सिलेंडर होता है, ओके। इसमें एक पिस्टन युक्त खोखला सिलेंडर होता है और इस सिलेंडर में भाई साहब कैसे होना चाहिए, सिलेंडर भी और जिसकी सिलेंडर की और जिसकी दीवारें कुचालक तथा इसका जो तल होता है
तल कैसा होना चाहिए? सुचालक। ठीक है, सिलेंडर भी भाई साहब जिसकी दीवारें कुचालक तथा तल क्या होने चाहिए? सुचालक होनी चाहिए। यांत्रिक कार्य में क्या लिया जाता है कि इसमें एक पिस्टन युक्त एक खोखला सिलेंडर होता है। इस खोखले सिलेंडर की दीवारें पूर्णतः कुचालक तथा तल इसका पूर्णतः सुचालक होता है। और जब सेकंड जब सिलेंडर में कार्यकारी पदार्थ, ध्यान रखना, सेकंड सिलेंडर में कार्यकारी पदार्थ सिलेंडर में जब कार्यकारी पदार्थ प्रवेश करवाया जाता है या डाला जाता है, जब सिलेंडर में कार्यकारी पदार्थ डाला जाता है तो पिस्टन गति करने लगता है, या बोलते हैं कि कार्य करने लगता है। ध्यान रखना कि क्या होता है, इसमें पिस्टन युक्त एक खोखला सिलेंडर होता है जिसकी दीवारें कुचालक तथा इसका तल क्या होता है? सुचालक होता है। और सिलेंडर में जब कार्यकारी पदार्थ डाला जाता है तो पिस्टन वर्क करने लगता है, यानी कि ऊष्मा इंजन वर्क करने लगता है। और अब बात आती है कि कार्यकारी पदार्थ, ध्यान रखना, कार्यकारी पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है वो होती है आदर्श गैस। क्या होती है? आदर्श गैस कार्यकारी पदार्थ के रूप में काम में ली जाती है आदर्श गैस। और अपन कह सकते हैं कि व्यवहारिक रूप में भाप, स्टीम या वायु एयर भी काम में ली जाती है कार्यकारी पदार्थ के रूप में आदर्श गैस। अगर मैं बात करें कि व्यवहारिक रूप में, तो व्यवहारिक रूप में स्टीम और एयर भी काम में ली जाती है, कार्यकारी पदार्थ के रूप में काम में ली जाती है। ये आपके ध्यान रखना कि क्वेश्चन बन जाता है कि ऊष्मा इंजन में कार्यकारी पदार्थ के रूप में, जैसे आप देखना एमएससी की इंटरेस्ट टेस्ट की एग्जाम देंगे आप लोग, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है और भी हो जाता है कि ऊष्मा इंजन में जो कार्यकारी पदार्थ के रूप में क्या काम में लिया जाता है, तो उसमें आदर्श गैस है काम में ली जाती है, भाप भी ली जाती है और स्टीम वायु भी काम में ली जाती है। ये इसकी यांत्रिक कार्य और हो गया कार्यकारी पदार्थ, ये चीजें इसमें काम में ली जाती है। एंड जो थर्ड वाला इसका पार्ट होता है, यहाँ पे नहीं लिख रहा है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। आदर्श गैस कार्यकारी पदार्थ के रूप में, आदर्श गैस और व्यवहारिक रूप से भाप, स्टीम या एयर, वायु काम में ली जाती है कार्यकारी पदार्थ के रूप में। ओके, कार्यकारी पदार्थ के रूप में ध्यान रखना। कार्नोट साइकिल में भी अपन आदर्श गैस ही काम में लेते हैं। आगे वाला टॉपिक आएगा, बस थोड़ा ध्यान से पढ़ लेगा, इसको आपको समझ में आना चाहिए। अच्छे से पढ़ लोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि कार्नोट साइकिल में आपको 1% भी समस्या नहीं आएगी, 1% भी आपको दिक्कत नहीं होगी। सेम टू सेम आपकी इसकी वर्किंग आप लिख सकते हो। ओके, थर्ड वाला टॉपिक है अपना, अब थर्ड वाला पार्ट है इसका ऊष्मा सिंक। क्या है? ऊष्मा सिंक। ध्यान रखना कि ऊष्मा सिंक, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब बारी आती है ऊष्मा सिंक। ध्यान रखना, जो ऊष्मा स्रोत की वर्किंग होती है, क्या कि जो ऊष्मा स्रोत की वर्किंग होती है वही वर्किंग ऊष्मा सिंक की होती है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस होता है दोनों में। वो क्या चेंजेस होता है कि हमने कहा था कि ऊष्मा स्रोत में यह एक ऊष्मा भंडारण होता है, यही सेम बात होती है ऊष्मा सिंक में भी कि यह एक ऊष्मा भंडारण होता है और जिसका ताप उच्च रखा जाता है ऊष्मा स्रोत में, इसमें होता है कि इसका ताप निम्न रखा जाता है। क्या रखा जाता है? निम्न रखा जाता है। ओके, इसका ताप निम्न रखा जाता है कि यह एक ऊष्मा भंडारण होता है और इसका ताप क्या रखा जाता है? निम्न रखा जाता है, ताकि निम्न रखा जाता है। ओके, सेकेंड वाला टॉपिक है इसका
कि यह इसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है, और इसमें क्या करना, चेंज करना है, हमें तो सिर्फ इतना सा चेंज करना है, इसकी ऊष्माधारिता, इसको मैं पूरी को मिटा देता हूँ, इसको मैं पूरी को मिटा देता हूँ, एक सेकेंड। इसकी ऊष्माधारिता भी अनंत होती है, इसकी ऊष्माधारिता भी अनंत होती है, लेकिन ऊष्मा स्रोत से इसकी ऊष्माधारिता भी अनंत होती है, इसकी ऊष्माधारिता भी अनंत होती है, ताकि इसकी ऊष्माधारिता भी अनंत होती है, ताकि अनुपयोगी ऊष्मा को बाहर निकालने या निष्कासित करने पर इसकी ऊष्माधारिता भी अनंत होती है, ताकि अनुपयोगी ऊष्मा को बाहर निकालने पर भी ताप, यहां पे लिख देता हूं, ताप नियत बना रहे, देखो। और दूसरी चीज मैं ये और बता देता हूं कि ऊष्मा इंजन में ऊष्मा स्रोत के साथ साथ ऊष्मा सिंक का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। ऊष्मा स्रोत के साथ साथ ऊष्मा सिंक का होना भी अत्यंत आवश्यक है, इसके बिना भी यह वर्किंग नहीं कर पाता है, पूरा जो इंजन होता है वो वर्किंग नहीं कर पाता है, ठीक है। देखो कि ऊष्मा सिंक यह एक भी ऊष्मा भंडारण होता है और जिसका ताप निम्न रखा जाता है। और सेकंड पॉइंट है इसका, इसकी ऊष्माधारिता भी अनंत होती है, ताकि अनुपयोगी ऊष्मा को बाहर निकालने पर भी इसका ताप नियत बना रहे। देखो ऊष्मा स्रोत से थोड़ी बहुत कम होता है ऊष्मा सिंक का, ठीक है, ताप तो निम्न होता है और इसकी ऊष्मा धारण करने की क्षमता भी होती है ना, वो ऊष्मा स्रोत से थोड़ी बहुत कम होती है, ठीक है। यह अपना इसका तीनों पार्ट थे, इसके हीट इंजन के तीनों पार्ट थे। पहला था ऊष्मा स्रोत, सेकंड था ऊष्मा यांत्रिक कार्य एवं कार्यकारी पदार्थ, एंड थर्ड वाला पार्ट था आपका ऊष्मा सिंक। अब काम में आता है इसका सिद्धांत, इसका प्रिंसिपल। ओके, अब इसको मैं थोड़ा बहुत मिटा देते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अपना हीट इंजन का सिद्धांत, ठीक है, हीट इंजन का प्रिंसिपल। ओके, इसको स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि इसमें अपन एक इसके जो सिद्धांत है किस तरीके से यह काम करता है वो अपन देखते हैं। इसका डायग्राम मैं दो तरीके से बनाऊंगा, जो भी आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप इसको बना सकते हो। तो देखते हैं अपन इसका डायग्राम। ये यहाँ पे ऊष्मा स्रोत होता है, यहाँ पे ऊष्मा स्रोत होता है। इसका टेम्परेचर मैं T1 के यानी कि केल्विन में यहाँ पे बोलूँगा कि यहाँ पे केल्विन को प्रदर्शित करता है। इसके बाद में ये देखते हैं नीचे होता है एक ऊष्मा सिंक, इसको मैं T2 के टेम्परेचर, यहाँ पे एक टेम्परेचर T1 को और दूसरा टेम्परेचर T2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे उच्च ताप होता है, उच्च ताप, और यहाँ पे क्या होता है ऊष्मा सिंक में निम्न ताप होता है, निम्न ताप होता है। यहाँ से ठीक है, यहाँ से ये Q2 ऊष्मा निष्कासित करता है, यहाँ से Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है और ये W में कन्वर्ट कर देता है। ओके, सेकंड वाला सेम है, चाहे तो आप ऐसा वाला डायग्राम इसमें बना सकते हो या फिर इसका सेकंड वाला डायग्राम मैं आपके
जो भी आपको अच्छा लगे वो आप बना सकते हो, जो भी आपको इजी लगे वो आप बना सकते हो। यह T1 के ऊष्मा स्रोत Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है, कुछ उपयोगी कार्य W में परिवर्तित होकर के शेष Q2 ऊष्मा में निष्कासित कर देता है। ये होता है T2 के, ये होता है ऊष्मा सिंक के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। ये सोर्स होता है, स्रोत होता है, ये एस को सिस्टम से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी सिस्टम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यह हमारे सिद्धांत में काम में लिया जाता है। ये वाला डायग्राम देखते हैं। इसके सिद्धांत में ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं है, मैं जो बोलूंगा यहाँ पे वही आपको लिखना है। ओके, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करते हैं इसमें कि कार्यकारी पदार्थ को, क्या कि कार्यकारी पदार्थ का नाम लेते ही आपके दिमाग में आना चाहिए आदर्श गैस और व्यवहारिक रूप से भाप और वायु। ओके, यहाँ पे जब मैं कार्यकारी पदार्थ को, इसको यहाँ पे कार्यकारी पदार्थ को उच्च ताप T1 के पर, कार्यकारी पदार्थ को उच्च ताप T1 के पर ऊष्मा स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करके, जब कार्यकारी पदार्थ उच्च ताप T1 के पर ऊष्मा स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करके इसकी यांत्रिक व्यवस्था द्वारा कुछ उपयोगी कार्य W करता है और शेष बची हुई ऊष्मा को ऊष्मा सिंक में Q2 के रूप में निष्कासित कर देता है। देखते हैं, वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुना कि जब कार्यकारी पदार्थ उच्च ताप पर ऊष्मा स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करके यांत्रिक व्यवस्था द्वारा कुछ उपयोगी कार्य W करता है तथा शेष बची हुई ऊष्मा Q2 के रूप में ऊष्मा सिंक को निष्कासित कर देता है और ऊष्मा सिंक कार्यकारी पदार्थ को वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में ला देता है। ठीक है, यानी कि प्रक्रमों की यह प्रक्रिया एक चक्र के रूप में बनती है, या कह सकते हैं कि परिवर्तनों की यह श्रृंखला एक चक्र कहलाती है। यानी कि अपने पास जहां से प्रारंभ कहां से हुआ, उच्च ताप T1 के से प्रारंभ होकर के निम्न ताप T2 के पर आया। T2 के ऊष्मा सिंक है, सिंक कार्यकारी पदार्थ को वापस अपनी पूर्व अवस्था में धकेल देता है, पूर्व अवस्था में ले जाता है और जिससे इससे परिवर्तनों की यह श्रृंखला एक चक्र कहलाती है। और मैं आपको यह भी पता होगा कि कोई प्रक्रम किसी एक स्थान से, या कोई ऐसा प्रक्रम जो अपनी प्रारंभिक स्थिति से प्रारंभ होकर के विभिन्न प्रक्रमों से गुजरते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आना क्या कहलाता है, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। यानी कि कोई प्रक्रम किसी एक स्थिति से प्रारंभ होकर के विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए पुनः अपनी ही अवस्थाओं में आना चक्रीय प्रक्रम कहा जाता है। और मैंने क्या कहा था कि चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा का मान क्या होता है, 0 होता है। ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि चक्रीय प्रक्रम में इंटरनल एनर्जी जिसको U से प्रदर्शित किया जाता है उसका मान क्या होता है, 0 होता है। यह इसका सिद्धांत होता है, यह इसका प्रिंसिपल होता है। आप दोनों में से कोई सा भी डायग्राम आप एग्जाम में अगर आता है तो आप बना सकते हो। ओके, ऊष्मा इंजन का सिद्धांत कंप्लीट। ओके, अब नेक्स्ट आती है इसकी ऊष्मा इंजन की दक्षता। इसकी दक्षता, ऊष्मा इंजन की दक्षता। ओके, देखो ऊष्मा इंजन की दक्षता, ऊष्मा इंजन की दक्षता निकालने का यह फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना कि उपयोगी कार्य कह सकते हैं, या कह सकते हैं अपन कि किया गया उपयोगी कार्य बटे हुए ग्रहण की
की गई ऊष्मा, ओके, किया गया उपयोगी कार्य, बटे हुए ग्रहण की गई ऊष्मा उस इंजन की क्या कहलाती है? दक्षता कहलाती है। ध्यान रखना कि दक्षता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि किया गया उपयोगी कार्य बटे हुए ग्रहण की गई ऊष्मा इंजन की दक्षता कहलाती है। और दक्षता, इसको मैं मैथमेटिकल रूप में लिख सकूं तो उपयोगी कार्य को मैं रिप्रेजेंट करता हूं W से, और ग्रहण की गई ऊष्मा, ऊष्मा इंजन में ग्रहण की गई ऊष्मा क्या होती है? Q1 हमने यहाँ पे ली है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q1। तो ऊष्मा कह सकते हैं कि ऊष्मा इंजन की दक्षता इक्वल्स टू मीटा इक्वल्स टू W अपॉन Q1 होती है। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट अपन लेते हैं, मैंने कहा था कि अपन ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम मैंने इसी वजह से करवाया था क्योंकि वह ऊष्मा इंजन में काम आएगा। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम तो कह रहा हूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डेल्टा Q इक्वल्स टू होता है डेल्टा W प्लस का क्या होता है du, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि du प्लस का क्या होता है डेल्टा W होता है। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का था, मैंने करवाया था स्टार्टिंग में कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डेल्टा Q इक्वल्स टू du प्लस का डेल्टा W होता है। यहाँ पे मैंने कहा कि यह एक चक्रीय प्रक्रम होता है और चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा का मान क्या होता है? 0 होता है। आंतरिक ऊर्जा का वैल्यू क्या होती है चक्रीय प्रक्रम में du इक्वल्स टू 0। जैसे कैसे होती है चक्रीय प्रक्रम? क्या होता है कि जैसे मैंने माना कि मैं इस एक स्थिति यहाँ से मैं स्टार्ट हो रहा हूँ, देखो ये बिंदु मेरा ए है, यहाँ से स्टार्ट होकर के मैं कहाँ पे पहुँचा? बिंदु डी पर पहुंचा। मैं किन रास्तों से पहुंच सकता हूं? मैं इस रास्ते से भी पहुंच सकता हूं, ठीक है, इस रास्ते से भी पहुंच सकता हूं। लेकिन मैंने कहा कि एक प्रक्रम ऐसा है कि प्रारंभिक स्थिति से प्रारंभ होकर के विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आना क्या कहलाता है? चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। और चक्रीय प्रक्रम को मैं रिप्रेजेंट करूंगी ऐसे कि चक्रीय प्रक्रम में इंटरनल एनर्जी का मान 0 होता है। वो कैसे होता है? मैंने कहा कि इंटरनल एनर्जी U चक्रीय प्रक्रम में मैंने ए से स्टार्ट किया और वापस मैं बी बिंदु पे गया और वापस में क्या आया? ए बिंदु पे वापस आ गया। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू U होती है फाइनल स्टेट माइनस का इनिशियल स्टेट होती है। तो प्रारंभिक स्थिति क्या है इसकी? यहाँ पे ए होती है और फाइनल स्टेट क्या है यहाँ पे? ए से यहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते हो कि प्रारंभिक स्थिति क्या है यहाँ पे? ए होती है और फाइनली स्टेट भी क्या होती है यहाँ पे? ए होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि ए और माइनस का U इक्वल्स टू क्या हो गया? 0 हो गया। तो अपन कह सकते हैं कि चक्रीय प्रक्रम में इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ से du इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो डेल्टा Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा W हो जाएगा। अब डेल्टा Q और डेल्टा W की बात करते हैं तो डेल्टा Q रिप्रेजेंट करता है कि ऊष्मा में परिवर्तन। अपन इंजन को दे रहे हैं, ऊष्मा में परिवर्तन कहाँ से कहाँ हो रहा है? Q1 से लेकर के Q2 तक ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है। और कितनी ऊष्मा अपने पास बचती है? तो डेल्टा Q की जगह मैं लिख सकता हूँ Q1 माइनस का Q2 लिख सकता हूँ। डेल्टा Q क्या होता है? ऊष्मा में परिवर्तन। यहाँ पे मेरा ऊष्मा इंजन में परिवर्तन कहाँ से? Q1 से लेकर के Q2 तक इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो मैं डेल्टा Q की जगह क्या लिख सकता हूँ? Q1 माइनस का Q2। तो मैंने माना कि जो वर्क में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या हो रहा है? W कार्य के रूप में वर्क में परिवर्तन हो रहा है। इसको मैं कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ओके। अब कुछ नहीं करना
इक्वेशन नंबर 2 टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 2 से समीप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं w की जगह वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इसका थोड़ा पार्ट है, इसको यहाँ से ले लेते हैं। तो बीटा इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं बीटा इक्वल्स टू w की जगह मैं पुट कर रहा हूँ q1 माइनस का q2। इक्वेशन नंबर 2 से मैंने पुट किया q1 माइनस का q2 अपॉन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग q1 एज इट इज। आपको सिंपल सा है कि इस q1 का आप दोनों में डिवाइडेड करेंगे तो दक्षता बीटा इक्वल्स टू होगा 1 माइनस का q2 अपॉन q1 होगी। यही कार्बन इंजन की दक्षता होती है या कार्बन इंजन की दक्षता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। ओके, बीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस का q2 अपॉन q1 होता है। इसको प्रतिशत के रूप में लिखना हो तो दक्षता इक्वल्स टू 1 माइनस का q2 अपॉन q1, इसको 100 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये प्रतिशत के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। ये है कार्बन इंजन की दक्षता को रिप्रेजेंट करता है। कार्बन इंजन की दक्षता निकालने का फॉर्मूला होता, तो ऊष्मा इंजन की दक्षता निकालने का फॉर्मूला होता है। अरे कार्बन इंजन का भी सेम ही है, वहाँ पे अपन टेम्परेचर को लेंगे तो यहाँ पे T22 की जगह वहाँ पे T2 हो जाएगा और Q1 की जगह T1 हो जाएगा। यही फॉर्मूला अपने को कार्बन इंजन की एफिशिएंसी निकालने का होता है। लेकिन यहाँ पे अपन पहले बात कर रहे हैं हीट इंजन की, तो हीट इंजन की निकालने का फॉर्मूला याद रखना आप लोग कि बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस का q2 अपॉन q1 इंटू 100। अगर प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर वैसे निकालना है अपन तो बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस का q1 q2 1 माइनस का q2 अपॉन q1 होता है। इसको आप दे दें क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको आप दे सकते हैं d, जो कि आपको अच्छा लगता है वो बेस्ट है। चलो आज की क्लास में अपन ने पूरा हीट इंजन का पूरा प्रोसेस किया है, इसका कैसे वर्क करता है, ये कितने भागों में डिवाइड करता है, इसका जो भागों का इसकी क्या क्या कार्य होता है, इसके साथ हमने इसका सिद्धांत भी देखा और इसकी क्या निकाली है दक्षता। दक्षता स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि लास्ट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एमएससी की इंटरेस्ट एग्जाम में डायरेक्ट दे देता है कि ऊष्मा इंजन की दक्षता निकालने का फॉर्मूला निम्न में से है। आपको यहाँ से कंफ्यूजन करने के लिए कार्नोट चक्कर वाला T1 और T2 की T2 की जगह T2 और T1 की जगह T1 भी लिख सकता है, यहाँ पे कोई कुछ भी चेंजेस कर सकता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। हीट इंजन ऊष्मा इंजन की दक्षता में बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस का q2 अपॉन q1 ही आता है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।